हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइज, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि आप एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देती हो टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट देती हो तो उसका तो एनालिसिस कर लेती हो, लेकिन लेखपाल में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसका भी ज़रा बताया जाए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो आज मैं इसी चीज़ पे एक वीडियो बना रही हूँ। ये टेस्ट नंबर 4 है लेखपाल का। आप देख सकते हैं यूपी लेखपाल फुल टेस्ट नंबर 4, राइट। तो इसमें मेरे मार्क्स कितने आए हैं ये आप लोग चेक कर सकते हो। आपको दिखा रहा है कि मैंने 71 को यहाँ पे राइटली अटैम्प्ट किया है एंड 10 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए हैं और अनअटैम्प्ट जो है वो मेरा 19 है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा हो गए जो मैंने किए ही नहीं, 19 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो एक्चुअली करने की कोशिश यही थी कि सारे क्वेश्चन सही हों, लेकिन फिर भी गलत हो ही जाता है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे गलत हो चुके हैं, 71 सही है, 81 मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी रैंक देखिए 3256 आउट ऑफ 26,847। ठीक है, ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है, ये मुझे भी पता है। अच्छा, आप लोग ये पूछते हो कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो नंबर आप लोग चेक कर लीजिए, 68.5 नंबर हैं आउट ऑफ 100। परसेंटाइल क्या है, तो परसेंटाइल 87.88 है और कल ही इसका परसेंटाइल लेखपाल का जारी हुआ है। तो आई थिंक फीमेल कैंडिडेट का ही ज़्यादा गया है, 90 परसेंटाइल हो गया है उनका, क्योंकि उनके 64 समथिंग मार्क्स पे गई है कट ऑफ। नॉर्मलाइज स्कोर उनका 64 समथिंग गया है। और जो यूआर का, ओबीसी का एंड ईडब्ल्यूएस का है वो सेम ही है, 62 समथिंग है ना। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा परसेंटाइल 87.88% है और जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी एक्चुअली मैं क्या, हर कोई ही सोचता है कि एकदम सही हो सारे क्वेश्चन, कोई गलत ना हो, लेकिन फिर भी गलत हो ही जाते हैं, हर एक के साथ होता है ऐसा। तो एक्यूरेसी 87.65 है और अटेम्प्ट मैंने कितने किए थे वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 81। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनमें से गलत क्या क्या हुआ, मतलब ना करने के बाद भी। अच्छा, हिंदी में तो चलो एक भी गलत नहीं है, मैथ में एक गलत हुआ है, जनरल नॉलेज में 6 गलत हो गए हैं और रूरल डेवलपमेंट जो होता है, ग्रामीण विकास मतलब, तो इसी में एक्चुअली अभी इसकी तैयारी नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि अभी किसी की भी होगी इसकी तैयारी, क्योंकि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं कैंडिडेट्स इसको पढ़ना। तो इसमें गलत होना तो लाजिमी सी बात है एक। ठीक है, तो हिंदी में तो एक भी गलत नहीं हुआ। करे कितने थे दिखा नहीं रहा अभी, तो वैसे बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। फिलहाल मैथ का देख लेते हैं गलत कौन सा हो गया। अच्छा, मैथ में ये वाला गलत हो गया है। एक्चुअली सम चतुर्भुज इसका ना, फिर मैंने रात में वीडियो देखा था, एक्चुअली कल रात किया था मैंने ये वाला टेस्ट, तो फिर मैंने इसके वीडियोस देखे थे, क्योंकि मैंने नोट किया है ये सब कि जो सम चतुर्भुज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे गलत ही हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कल दोबारा से किया था सारा का सारा। तो अब नहीं होगा ये गलत, अब तक तो हो जाता था लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया मैथ में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी ये है। अगर जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का ऐप नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप एक टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इन टेस्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया यहाँ से। अब देखते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या गलत हुआ है। तो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एजरा कप किस खेल से संबंधित है, ये हमारा गलत हो गया। एक्चुअली एजरा कप के बारे में मुझे जानकारी थी या नहीं थी, अब ये मैं क्या बोलूँ, जब गलत हो गया तो नहीं ही थी जानकारी। ठीक है, ये पोलो से रिलेटेड है एजरा कप। ओके, तो आ सकता है एग्ज़ाम में, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है। बेतवा पे लगाया था मैंने, सोन, नर्मदा, ये तो होती हैं। इन दोनों में ही कन्फ्यूजन था ऑप्शन 2 और 3 में, बेतवा और जोहिला में। तो मैंने जोहिला पे लगा दिया, क्योंकि जोहिला नदी का नाम तो मैंने सुना भी नहीं था। बट जोहिला नदी जो है ये सोन की एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये अमरकंटक पठार से ही निकलती है। और जो यहाँ पे सही आंसर था वो बेतवा है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के झीरी गांव में विंध्य श्रेणी से निकलती है। ठीक है, बेतवा विंध्य से निकलती है। ओके, बाकी सारी की सारी ये अमरकंटक से निकलती हैं। ये गलत हो गया। एक ये गलत हो गया, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, बिरहा, रसैया, चैती, कजरी। तो कजरी गाया जाता है, मैंने बिरहा पे लगा दिया था, पता नहीं क्या सोच के। यहाँ पे कजरी राइट आंसर होगा।
कजरी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गीतों में से एक है। कजरी को आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अच्छा, वो जो बिहार के यूपी की सीमा है, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा गाया जाता होगा। कजरी को काले बादलों के संबोध गीति के रूप में गाया जाता है, जो पोषण करता है और विनाश करता है, जीवन लाता है और कभी कभी मृत्यु भी लाता है। कजरी का उपयोग अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ओके, कजरी की विभिन्न शैलियाँ हैं। ठीक है, अब इसको ज़्यादा क्या पढ़ें। अच्छा, इनके बारे में पता होना चाहिए कि रसिया भी यूपी के लोकगीत की एक शैली है जो ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। और चैती आमतौर पर रामनवमी के पवित्र त्यौहार के दौरान गाया जाता है। चैती, जिसमें मैंने आई थिंक लगाया था, नहीं बिरहा पे लगाया है। ठीक है, एक ये गलत हो गया। महायान या ग्रेटर व्हील के संस्थापक कौन थे? महायान या ग्रेटर व्हील मतलब बौद्ध धर्म इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, एक ना एक क्वेश्चन तो मिलना ही है। तो इसका भी मेरा गलत हो गया, मैंने आनंद पे लगा दिया था, यहाँ पे राइट आंसर है नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुना महायान या ग्रेटर व्हील के संस्थापक थे। महायान के अनुयायियों के अनुसार केवल बुद्ध और बोधिसत्व ही मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। अच्छा, हीनयान को जो संरक्षण दिया था वो अशोक ने दिया था। और सारिपुत्र और आनंद भगवान बुद्ध के 10 महानतम शिष्यों में से थे। बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। अभी तक तो 2 ही पता थे, तीसरा भी है, वज्रयान भी है। ठीक है, एक ये गलत हो गया। इंद्रधनुष क्यों निकलता है? मतलब जो इजी से क्वेश्चन थे वो भी गलत हो ही गए हैं। क्यों निकलता है इंद्रधनुष? प्रकाश के अपवर्तन और विक्षेपण के कारण। ठीक है, तो आगे गलत नहीं होना चाहिए आपका भी ये क्वेश्चन इंद्रधनुष वाला। वो तो याद है, इसके कलर्स के बारे में जो बोलते हैं, बेनिया, पीनाला, हिंदी में याद है मुझे, इंग्लिश में नहीं याद। इंग्लिश में भी याद है, बिवग्योर। ठीक है, एनीवेज तो ये भी गलत हो गया था हमारा। एक ये गलत हो गया। इनमें से फ्रक्टोज बहुलक का उदाहरण कौन सा है? फ्रक्टोज बहुलक का उदाहरण इंसुलिन है। इंसुलिन है इसका उदाहरण, ये भी गलत हो गया। इंसुलिन फ्रक्टोज का एक बहुलक है, एक मोनोसैकेराइड शर्करा का सबसे सरल रूप है और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, रिबुलोज आदि। ओके ओके ओके, तो बस यही क्वेश्चन थे। यहाँ पे 6 गलत हुए थे ना। अब देखते हैं रूरल डेवलपमेंट में क्या गलत हो गया है। तो आ जाओ भाई साहब, आप भी खुल जाइए। ये तो खुल ही नहीं रहा, क्या हो गया? खुल गया। 3 क्वेश्चन इसमें गलत हुए। तो देखते हैं, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर का मानक क्या है? तो ये 55 डेसिबल है, मुझे 65 लगा था। अच्छा, जो CPCB है, CPCB ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबंधित करने वाले मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1000 से लेकर 1 लाख जुर्माना वगैरह छोड़ो, ये चीज़ देखनी है हमको कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ तो दिन की सीमा 75 है और रात में 70 है। ठीक है, यहाँ पूछा क्या था? आवासीय क्षेत्रों के लिए पूछा था, तो मतलब आवासीय क्षेत्र के लिए तो 55 हाँ 55 है। आवासीय क्षेत्र के लिए 55 है, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके लिए दिन के लिए 75 है, लेकिन रात के लिए 70 है। और वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह 65 और 55 है दिन और रात का। और आवासीय क्षेत्रों में गाइस ये चीज़ आप ना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र का पूछे, चाहे वाणिज्यिक का पूछे, या फिर आवासीय का पूछे। तो आपको औद्योगिक का 75-70, वाणिज्यिक का 65-55 और आवासीय का 55-45, ये सब का सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। ओके, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की थी? तो ये RB गुप्ता समिति थी। अच्छा, हुआ कब था ये KCC वाला कार्ड? जो ये 1998 में आया था आई थिंक, है ना? ये तो सही बोल रही हूँ ना? हाँ, ये सही है, 1998 में ये KCC आया था। और इसको लाने वाली जो समिति थी RV गुप्ता समिति थी। ठीक है, RB गुप्ता, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्या लिखा है ये?
एक्चुअली जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है उसको पढ़ लिया कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों आरआरबी और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हाँ, ये भी पूछ सकता है ना कि किसके द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा सकती है या किसके द्वारा की जा सकती है, तो पता होना चाहिए। जो पब्लिक बैंक्स होते हैं उनके द्वारा, आरआरबीज के द्वारा। आरआरबी रेलवे वाला आरआरबी नहीं है, ये रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है। तो आरबी गुप्ता समिति थी ये। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 वाला पूछा था एक्चुअली इसने, तो इसलिए मेरा ये गलत हो गया क्योंकि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि 2019 है 2021 है। ये बाई एनुअल रिपोर्ट होती है ना, हर 2 साल पे आती है। तो इसमें 2021 वाली रिपोर्ट मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो देखा ही नहीं क्योंकि इस बार तो आपको भी पता है कि 2021 में आंध्र प्रदेश ने टॉप सबसे ज़्यादा वृद्धि करी है, तो मैंने आंध्र प्रदेश पे लगा दिया। लेकिन वहाँ पे पता चला कि तो 2019 का पूछ रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो अब इसको गलत होना ही था इसलिए गलत हो गया, अदरवाइज तो। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। अर्धवार्षिक कहाँ है ये तो हर 2 साल में आती है। 1987 से आ रही है और 1-2 बार आई भी नहीं है, तो इस लेकिन ये अर्धवार्षिक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक नहीं है, 2 वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। तो बस इतना ही था। गलत क्वेश्चन मैंने सारे दिखा दिए आपको। अनअटेम्प्ट भी मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, हिंदी में भी छोड़ दिए 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मैंने यहाँ भी छोड़ दिए। देखिए कौन सा छोड़ दिया है। शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। घर, गति, पार्टी। यार उस टाइम पर जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो बाद में तो सब कुछ हाँ लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जिस टाइम देते हैं उस टाइम पर माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो समझ में नहीं आया कि एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक जैसा रहेगा, तो मैंने छोड़ ही दिया था इसको। गलत, मैंने कहा गलत ना होना चाहिए, तो ये प्रेम इसका राइट आंसर होगा। फिर एक ये वाला छोड़ दिया, कैंचुल बदलना। पहले मैं सोच रही थी कि इसी पे लगाऊं, व्यवहार परिवर्तित करना, लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्या सोच कर लगाया ही नहीं। तो कैंचुल बदलने का जो अर्थ होता है, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तित करना, ठीक है। वंश विनाश करना तो कोख उजाड़ना, अशांति मचाना, कोहराम मचाना, संतोष प्राप्त करना, कलेजा ठंडा होना। ओके, बाकी तो हम देखते हैं। दो ही यहाँ पे मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, तो अब देखते हैं। मैथ में 5 छोड़ दिए। कौन कौन सा छूट गया? ये इतना इजी क्वेश्चन ये छूट गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता ही नहीं है कुछ, एक साथ 2 प्रेस मतलब 2 चले जाते हैं इधर साइड। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है तो 16% लाभ के लिए छूट प्रतिशत क्या है? ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो था ही नहीं है, पता नहीं कैसे रह गया। ये मुझे हार्ड लगते हैं। समलंब चतुर्भुज, पता नहीं ये क्वेश्चन तो हमेशा ही मुझे हार्ड लगते हैं, सच्ची बता रही हूँ। इनको तो छोड़ने का ही मन करता है, तो ये तो छोड़ना ही था, मुझे आता नहीं है। और अब अगर मैंने इन पर शुरुआत करी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा ये कैसे रह गया? ये तो नहीं रहना चाहिए था, ये कैसे रह गया? 12-13, हाँ पता नहीं ये कैसे रह गया, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये तो इतना हार्ड क्वेश्चन तो था भी नहीं। 2015 का और 18 का यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद 14-15 का ऐड करना है और दोनों का अनुपात निकाल देना है। तो इजी था, ये हार्ड नहीं था। तो फिर भी लेकिन कैसे रह गया पता नहीं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी दिमाग लगाया इसमें, लेकिन हुआ नहीं। अच्छा इसका जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पे ये रहा, परिधि बराबर व्यास प्लस 15 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो माना वृत्त का व्यास d है, इसलिए परिधि πd है। πd माइनस d इज इक्वल टू 15। ओके, इस तरीके से किया है, ये ऐसे आ गई 3.5। ओके, समानांतर चतुर्भुज के 2 विपरीत कोणों का योग 140 है। एक्चुअली मुझे ये प्रॉपर्टी याद ही नहीं है समानांतर चतुर्भुज वगैरह की, तो मुझे तो हार्ड ही लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए इजी होंगे, ठीक है। आप लोग इनको इजीली कर सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही छोड़े थे। अब देखते हैं जनरल नॉलेज में कितने छोड़ दिए मैंने। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा विज्ञान पार्क, तो ये मुझे पता ही नहीं था। पहले का पता था बस कि पहला तो लखनऊ में है, लेकिन दूसरे का पता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब पता चल रहा है कि हरदोई जिले के संडीला में है। अच्छा जो सांडी पक्षी विहार है वो भी हरदोई में ही है, ठीक है। सांडी पक्षी विहार
अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण पार्क यहाँ पे देख लीजिए। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, एग्रो पार्क लखनऊ वाराणसी में है, फूड पार्क मथुरा और बरेली में है, प्रवासी संस्करण केंद्र लखनऊ में है, बुद्ध थीम पार्क ये सारनाथ में है। भारत के राज्यों में व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ये भी मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने छोड़ा था। छोड़ते तो हम उन्हीं को हैं खैर जो हमको नहीं पता होते। तो ये मेरे को नहीं पता था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का रैंक क्या है, तो सेकंड रैंक है यूपी का। पिछली बार से 10 स्थान की छलांग लगाई है इस बार। और पहला स्थान किसका है, तो पहला भी पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश का पहला है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, लखनऊ से शुरू हुआ था, लेकिन मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। अली भाइयों के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे वो, और लखनऊ में स्टार्ट होता है ये, ठीक है। एयरो इंडिया 2021 सभा दुनिया में प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी में बंद होगी। कहाँ पे, वायुसेना स्टेशन येलहंका बेंगलुरु। पता ही नहीं था ये क्वेश्चन। मणि पर्वत, अच्छा ये मणि पर्वत एक्चुअली मैंने सुना हुआ था टीवी वगैरह में, जब कोई वैसी न्यूज़ आती हैं धार्मिक वगैरह दिखाते हैं कहीं भी कोई भी स्थल, तो एक बार दिखाया था और ये मैंने देखा भी था कि अयोध्या में है मणि पर्वत। और तब तो इसके बारे में सब पता था, लेकिन जब ये एग्ज़ाम हम दे रहे थे तो समझ में नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, तो मणि पर्वत अयोध्या में है। यह 65 फीट ऊंचा पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि यह संजीवनी बूटी वाली पहाड़ी का एक हिस्सा था जो हनुमान द्वारा लंका ले जाने के दौरान गिर गया था। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान से तब गिरा जब वह लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हाथ में पहाड़ी लेकर चल रहे थे। ठीक है, कुछ विद्वान इसे बौद्ध मूल का भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध 6 साल तक अयोध्या में रहे थे। सो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यही था, तो यहाँ तक हो गए। अच्छा, यही थे जो अनअटेम्प्ट रह गए थे क्वेश्चन, और बाकी तो अब अटेम्प्ट वाले दिखाएं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 71 क्वेश्चन होते हैं। एक बार दिखाई देते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, हिंदी तो इजी था। कौन सा स्त्रीलिंग है, तो लज्जा है। इसी महीने हमारी परीक्षा होगी, तो परीक्षा को हमें करेक्ट करना था। परीक्षा सही है। परमेश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारा है। परम है जो ईश्वर। तमो है, तमो गुण की संधि पूछी थी, तमो है प्लस गुण। अच्छा, इसको दिखाऊं या ना दिखाऊं, आप बताओ। अगर मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम एनालिसिस करेंगे इसका, तो आपको दिखा दिया जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि इसको दिखाओ पूरा का पूरा दिखाओ, तो आपको पूरा दिखा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको हिंदी के दिखा दे रही हूँ। ये पैसेज जो आया था वो तो बड़ा इजी से ही आया था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें। ये कारक वगैरह आप अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, क्या क्या रहा एग्ज़ाम में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरी हिंदी पढ़ लिए और जो आना था वो पढ़े नहीं। तो ये टेंसेस वगैरह, कारक वगैरह, ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्हीं को देना है, पर्यायवाची को, विलोम को भी, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं पर्यायवाची, विलोम या संधि। संधि भी ऐसी ऐसी आती हैं कि बस समझो नहीं, आप समझ ही ना पाओ, तो उन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। यहाँ तो वाह्य इजी सा आ गया कि वाह्य का विलोम। अच्छा, हिंदी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, और बाकी अगर आप बोलोगे कि बाकी दिखाइए और भी चारों पार्ट्स के दिखाइए, तो बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, 19 मिनट का हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।